आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। जी बिल्कुल। और जब भी सेहत की बात आती है ना, तो हम हमेशा जो है अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, जैसे कि बीपी हमारा ठीक है कि नहीं, हमें डायबिटीज़ तो नहीं है, हमारे लिवर किडनी ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो फ़िज़िकल हेल्थ है उसके साथ साथ हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। कभी कभार नाजरीन हम किसी इंसान से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, हमें लगता है इंसान बिल्कुल ठीक है, इसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अचानक से पता लगता है कि वो तो डिप्रेशन का शिकार था। या अगर हम अपनी ही बात करें तो हमें समटाइम्स ऐसा लगता है कि हम शायद डिप्रेस्ड हैं, हम शायद स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है हमें, और धीरे धीरे हम उसे शायद इग्नोर करते रहते हैं। पर जब हम उसे ज़्यादा इग्नोर करना शुरू करते हैं तो वो एक कोई बड़ी ख़तरनाक बीमारी भी बन सकता है। तो नाज़रीन, ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आप कभी भी इस तरह के कोई सिम्टम्स फेस कर रहे हों या आपको लगे कि नहीं आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं और अपने जो भी एक्सपर्ट हैं उसकी सलाह लें। और आज हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप ये प्रोग्राम पूरा देखिए, और प्रोग्राम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवालात आते हैं या कोई ऐसी जानकारी है जो आप लेना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालात पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है हमारी एक ख़ास रिपोर्ट का। नाजरीन, किसी भी शख्स की ज़हनी सेहत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि वो जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर कितना मजबूत है, और यही ज़हनी सेहत तर्ज अमल और अच्छी सोच की भी जामिन होती है। ये बात भी अहम है कि किसी भी इंसान की मुआशी हालत भी काफी हद तक उसकी ज़हनी हालत की जिम्मेदार होती है। यानी इंसान रोजगार के मामले में जितना खुशहाल और खुद कफील होगा, इम्कान है कि उसकी ज़हनी सेहत उतनी ही अच्छी रह सकती है। अगर आप गौर करें तो आज हमारे पास रहन सहन में आसानी के तकरीबन सभी साजो सामान मौजूद हैं, और आज हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं जहां पलक झपकते ही सब काम हो सकते हैं। लेकिन इसका एक अहम पहलू ये भी है कि तरक्की की रफ्तार से कदम मिलाना और खुद कामयाब होने के लिए सख्त जद्दोजहद करना आसान बात नहीं है। दूसरा पहलू ये भी है कि हम आज सब कुछ जल्दी चाहते हैं, और इसके लिए एक तरह की दौड़ जारी है। हर शोबे में सख्त मुकाबला है और नाकामी का खौफ हमें डराता है। इस तमाम सूरत हाल का बराह रास्त असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है और हम ज़हनी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ ये वाज़ेह कर दें कि एक नॉर्मल इंसान भी ज़हनी दबाव, उलझन, बेचैनी, नाकामी का खौफ, मनफी ख्यालात वगैरह का सामना करता है, और कुछ वक्त के बाद वो इस सूरत हाल से बाहर निकल आता है। लेकिन जब ये सूरत हाल बार बार होने लगे या इसकी अलग अलग कैफियत में शिद्दत आने लगे, तो या तो खुद को या हमारे आसपास रहने वालों को चौकन्ना होने की जरूरत है। डिप्रेशन और एंजाइटी ज़हनी सेहत के दो ऐसे मसाइल हैं जिनसे आज हर उम्र का इंसान कभी न कभी दो चार हो ही जाता है, और आज ये दोनों मसाइल दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में मौजूद हैं। एक तहकीक के मुताबिक तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों में डिप्रेशन और एंजाइटी अब आम सी बात है, लेकिन देही इलाकों में इनके मामले ना के बराबर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देही इलाकों के लोग फितरत के ज्यादा करीब रहते हैं। यहाँ ये बात समझने की है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, मनफी ख्यालात से पूरी तरह निजात हासिल की जा सकती है। जब भी इन कैफियत का सामना हो तो सबसे पहले अपने रोजमर्रा के काम नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे बिल्कुल भी दिल न कर रहा हो। अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहिए और उनसे अपनी बात शेयर करनी चाहिए। जो काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसे करते रहना चाहिए। ग़िज़ा, नींद और साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मौसीकी का भी जहन पर मुस्बत असर होता है और ये जहन को सुकून बख्शती है। हल्की वर्जिश और रोजाना सैर की भी पाबंदी करनी चाहिए। अगर डिप्रेशन और एंजाइटी का सिलसिला तवील चले या उसमें शिद्दत महसूस हो तो फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए।
ज्यादातर मामलात में सिर्फ बातचीत से ही ज़हनी मसाइल हल हो जाते हैं, वरना कुछ दिन अद्वियात का इस्तेमाल करना होता है। याद रखें, आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत ज़हनी सुकून की है और इसे हासिल भी हम अपनी कोशिशों से ही कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी जाना कि ज़हनी सुकून जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज हेलो डॉक्टर पर हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, समझेंगे कि आज इस टॉपिक पे बात करना क्यों इतना ज़रूरी है, क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं मेंटल हेल्थ जो हमारी ख़राब होती है उसके, और कैसे उसे ठीक करें, क्या वे ऑफ उसका ट्रीटमेंट है, बिकॉज इलाज हर बीमारी का बेहद ज़रूरी है। और इन्हीं सभी सवालात के आज जवाब देंगे हमारे माहिर एक्सपर्ट्स जो हैं, आज हमारे स्टूडियो में हैं। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। जी हाँ, आइए अपने एक्सपर्ट से, अपने माहिरीन से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेश सागर। डॉक्टर राजेश सागर एम्स के साइकियाट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारी दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर मुस्कान मक्कड़। आप इबास हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट हैं। आपका भी वेलकम है मैडम। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रोहिणी गौतम। आप MCD में होम्योपैथी फिजिशियन हैं, साथ में आप योगा की भी एक्सपर्ट हैं। आपका भी वेलकम है मैडम। मेरा पहला सवाल डॉक्टर राजेश सागर सर आपसे है। हालांकि हमने अपनी रिपोर्ट में तफसील से इसके बारे में बताया कि मेंटल हेल्थ कहते किसे हैं, फिर भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया जी। और थोड़ा सा एक स्टेप पीछे में जाऊंगा। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ किसे कहते हैं जी। तो उसमें वेलबींग फिजिकल, मेंटल और सोशल, जी, ये उसकी परिभाषा है, ये उसकी डेफिनेशन में आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हमारा ध्यान अमूमन जो होता है वो फिजिकल हेल्थ पे होता है, जिस्मानी चीज़ों पे रहता है। लेकिन चूंकि डेफिनेशन में जो मेंटल हेल्थ उसका इंटीग्रल कंपोनेंट है, उसी की परिभाषा में है, मगर उसको डिसमिस किया जाता है, उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती। अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ क्या है। जो WHO की जो परिभाषा है उसमें कहा जाता है कि इट इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस बट देयर आर 4 कंपोनेंट्स। जो 4 उसके जो कंपोनेंट है, एक जो है वो है कि अपनी क्षमता को व्यक्ति पहचाने, वन हु नोज हिज ओन और हर हिज और ओन पोटेंशियल। नंबर 2 है हु कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। अच्छा, हु कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। और अगर ये बच्चों की बात करें तो हु कैन बी इन्वॉल्व इन लर्निंग, एकेडमिक्स एंड उसमें होता है। तीसरी जो चीज़ है, हु कैन डील विद द स्ट्रेस ऑफ डे टू डे लाइफ। अच्छा, क्योंकि अक्सर हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ का जिक्र आता है, तो ये उसके परिभाषा में ही है कि वन हु कैन हैंडल द स्ट्रेस, क्योंकि जीवन है तो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें वो भी मानसिक स्वास्थ्य का ही पार्ट है। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन हु कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, कम्युनिटी एंड द नेशन। वन हु कैन कंट्रीब्यूट, तो ये परिभाषा हमारी नहीं है, ये WHO की परिभाषा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम अपने आप से कितना खुश हैं, हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है एक दूसरे से, मैं कितनी मेरी क्षमता है, मैं कितना कार्य कर रहा हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार मेरा कार्य है या नहीं, तो ये सारा चीज़ें जो है मेंटल हेल्थ के अम्ब्रेला में आती हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ का मतलब अक्सर हम ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ मतलब उसको मानसिक बीमारी नहीं है तो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ बहुत ब्रॉड है, और ये सारी कैसे मैं अपने आप से खुश हूँ, इवन विपरीत परिस्थिति में भी मैं कितना खुश हूँ, मैं कैसे उससे अपने आप को उभार पाता हूँ, स्ट्रेस में कैसे अपने आप को डील करता हूँ, कैसे उससे बाउंस बैक करता हूँ। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सब बातें जो है मेंटल हेल्थ की हैं। इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, मेंटल हेल्थ। अब हम बताते हैं मेंटल इलनेस क्या है, क्योंकि मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ भी फर्क है। अच्छा, मेंटल इलनेस का मतलब ये है जो बीमारी है विच इज डिसफंक्शन ऑफ योर बिहेवियर, योर इमोशन एंड थिंकिंग प्रोसेस। अच्छा, तो ये 3 जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, आपका बर्ताव, आपकी इमोशन, आप जो आपका मन है, जिसको हम मन कहते हैं, ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आप जो क्या सोचते हैं, तो ये सब मेंटल इलनेस बनाता है। और
चूंकि जैसे जिक्र किया, उदासी, एंजाइटी हम अमूमन बहुत सभी को होता है, लेकिन मतलब इलनेस कब होती है जहां पे दो चीजें साथ में जुड़ी हों। एक तो डिस्फंक्शन हो, जैसे मैं काम पे जाना बंद कर दिया या पढ़ाई मैंने बंद कर दी, तो डिस्फंक्शन हो, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया। अगर मैं उदास हूं मगर उसके बावजूद मैं ऑफिस नहीं जा रहा, काम नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो डिस्फंक्शन। और दूसरी चीज डिस्ट्रेस, मैं अपने आप के कष्ट में हूं, मैं परेशानी में हूं, तो तब हम उसको एक इलनेस का रूप देते हैं और तब उसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं अगर इसको हम नज़रअंदाज करें, जिसके बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे डॉक्टर सागर ने बताया काफ़ी तफसील से, इन पैमानों में हमें अपने को देखना होगा, उसके बाद ही हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कैसा हमारा मानसिक स्वास्थ्य। बिल्कुल डॉक्टर मुस्कान, बहुत अच्छे से डॉक्टर सागर ने हमें मेंटल हेल्थ क्या होती है उसके बारे में बताया। जो पॉइंट्स हमें दिए बहुत आई थिंक यूज़फुल रहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि यूजुअली जब भी हम किसी और भी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हम उसके एक पैरामीटर्स होते हैं। तो जैसे अगर ब्लड प्रेशर की बात की तो इतने बाय इतना होना चाहिए, या और किसी भी हो तो रिपोर्ट्स में इतना नंबर्स होते हैं उसके। मेंटल हेल्थ को कैसे हम लोग कौन से पैरामीटर्स में देखें? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान कोई मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जी रतिका, जैसा कि सर ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, रादर मेंटल हेल्थ इज़ अ डिफरेंट एंटिटी देन मेंटल इलनेस। तो उसी चीज़ को आगे रखते हुए आपका जो ये सवाल है कि हम कैसे लक्षण क्या क्या हैं जिनसे हम पहचानें, तो लक्षण भी मैं आपको बताती हूँ, दो तरीके के हैं। यही सबसे बात अगर मेंटल हेल्थ की जाए तो हमारे पास में सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि अब तक कोई भी सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं आया है। जैसे आपने बताया कि बीपी में हमने बीपी जांच कर ली, ब्लड शुगर में हमने ब्लड शुगर जांच कर ली, तो मेंटल इलनेसेस के केस में हमारे पास ऐसा कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास में डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं विच आर डिफाइंड बाय आईसीडी, विच इज इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम, जो हम फॉलो करते हैं। उनके कुछ सेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम लेबल करते हैं कि इस इंसान को मेंटल इलनेस है या मेंटल डिसऑर्डर है। बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम हर किसी को एक मेंटल इलनेस का लेबल कर रहे हैं। हम उन लक्षणों की अगर बात करें जिससे हम रोज़मर्रा में ये पहचान सकें कि कोई इंसान जो है वो मेंटल हेल्थ उसकी सफ़र कर रही है। जैसा कि सर ने कहा, ये लाइफ है तो स्ट्रेसर्स तो आते ही रहते हैं। स्ट्रेसर्स को कोप करने का हर इंसान का अलग तरीका है। जैसे हम सब ने बचपन से सुना है कि पानी का एक अगर गिलास हमारे सामने है तो कोई व्यक्ति उसको आधा भरा हुआ देख रहा है और कोई आधा खाली देख रहा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो आती है वो नज़रिए यानी कि पर्सपेक्टिव की आती है, परसेप्शन की आती है, सॉरी। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम जैसे मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, यूजुअली ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लोगों को खुद भी नहीं पता चलता है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। और अगर उनको कुछ हद तक ये रियलाइजेशन भी होती है कि हाँ हम कुछ सफ़र कर रहे हैं, तो वो इतना वोकल होके किसी को बता नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? एक टैबू है मेंटल इलनेस का। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि सर ने अभी बताया, जो मेंटल हेल्थ है उसके 3 चीज़ें हैं। एक होता है इंसान की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, थॉट, मूड एंड फीलिंग। ठीक है, जो हम सोचते हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है, उसके बेसिस पे हमारा मूड यानी कि हमारा मन, हमारी फीलिंग्स डिपेंड करती हैं। और जो जैसा हम फील करते हैं, जैसा हमारा मूड है, वो ही सब कुछ हम अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। वन इज़ थॉट प्रोसेस यानी कि किसी की सोचने की प्रक्रिया, दूसरा मूड यानी कि मन हमारा कैसा रहता है, और तीसरा बिहेवियर कि हमारा व्यवहार कैसा है अपने आप के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने वर्क प्लेस पे कैसा पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, जिनके अंदर कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर हम ध्यान से देखें। आपकी बातों को सुन के हमारे एक दर्शक जुड़ चुके, आइए उनका सवाल ले लेते हैं जी। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, अपना सवाल
आदित्य कुमार जी, गुड इवनिंग। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग सर, आप अपना सवाल पूछिए। मैं आपके डॉक्टर की टीम से ये पूछना चाहता हूँ जी कि मेंटल हेल्थ का गट हेल्थ से क्या संबंध होता है। ऐसा कहते हैं जी। कि जो मेंटल हेल्थ है उसका जो सीड है उसकी गट हेल्थ में लाइक करता है। वेरी गुड क्वेश्चन। बताइए आपकी डॉक्टर की टीम इसको कैसे देखती है। बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सागर आपसे, सर आप इस बारे में हमें बताएं। देखिए, जहाँ तक हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं उसका जो संबंध है पूरी तरह से जो हमारे ब्रेन के साथ होता है, और जो भी ब्रेन में हमारे जो फंक्शन हैं या ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे माइंड को, हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। और ये बात सही है कि जो है गट हेल्थ या जो हमारा जीआईटी सिस्टम है वो भी ब्रेन से काफ़ी हद तक कनेक्टेड रहता है, क्योंकि अक्सर उसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर आपको लगता है बहुत एंक्शस हैं, आप बहुत घबरा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है मुझे बार बार टॉयलेट में जाना पड़ रहा है, या मेरा पेट कुछ ख़राब हो गया है, या बटरफ्लाइज इन द स्टमक ये शब्द इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो ये क्योंकि हमारा जो मन है एंजाइटी का काफ़ी हमारे शरीर के सिस्टम से उसका एसोसिएशन रहता है, तो उसी प्रकार जो है हमारा जीआईटी सिस्टम भी अफेक्टेड रहता है। और अगर लगता है कि हमारा पेट या साफ़ नहीं है या सारी हमें समस्या हो रही, तो उसका फिर और इसकी विशेष साइकिल है, उसका हमारे मन पे भी प्रभाव पड़ेगा, और एंजाइटी होगी आपको, और उदासी हो सकती है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो ये एक संबंध है। और हालांकि इसका और शोध हो रहा है जिसको हम गट ब्रेन एक्सेस और ये सब चीज़ें भी कहते हैं, मॉलिकुलर लेवल पे और भी इसके बारे में काफ़ी शोध हो रहा है कि वो सब एसोसिएटेड हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो अल्टरनेट हमारी मैडम जो होम्योपैथी से शायद और इसके बारे में बताएं कि आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी संबंध है माइंड का और हमारे गट सिस्टम का। बट एलोपैथी सिस्टम में हम ये एक सब सिस्टम है जिसका कंट्रोल ब्रेन के साथ है। हम ये कहेंगे हमारे सिस्टम में हम ब्रेन को एक मेन सीट है, उसके बाद ये सारे सिस्टम है वो उसको इंटरेक्ट करते हैं आपस में। जी बिल्कुल। तो मैं आपके जवाब में यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुस्कान, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को कंप्लीट करें और हमें जल्दी से बताएं कि कैसे सिम्टम्स जो हैं एक शॉर्ट उसमें कि नज़र आते हैं उस इंसान में जो किसी मेंटल इलनेस से अपनी परेशान है। जी, तो जैसा कि मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी, तो सबसे पहले अगर हम थॉट प्रोसेस या थिंकिंग की बात करें तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग होता है सेल्फ के लिए और दुनिया के लिए। वो हर चीज़ का नज़रिया ज़्यादातर नेगेटिव रहना, क्रिटिकल रहना या जजमेंटल रहना। कई चीज़ें, कई टर्म्स जैसे हमारे साइकाइट्री में बोली जाती हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नाम की एक चीज़ होती है, मतलब नज़रिए में ही कुछ कमी हमारे में आ जाती है। जैसे ओवर जनरलाइजेशन कर देना कि अगर एक चीज़ बुरी हुई थी तो अब हर चीज़ ही मेरे साथ में बुरी होगी। ऐसा चीज़ों को एग्जैजरेट करते रहना। जी, तो ये हमारी सोच के लक्षण है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं हो पाते हैं कि हर कोई मतलब खुद या सामने वाले लोग इसको पहचान पाए। उसके बाद में मन के लक्षण आते हैं। मन के लक्षण में ज़्यादातर अगर देखा जाएगा तो मन के लक्षण में जो इंसान है, मन या फीलिंग, हम देखेंगे कि कोई इंसान बिना वजह के चिड़चिड़ा रहता है। हर समय कुछ कारण नहीं है लेकिन चिड़चिड़ाहट है। हर समय एक बेचैनी सी है, उदासीपन है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, हमेशा ऐसा लग रहा है कि लोग कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मतलब सब कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी। मैम, डॉक्टर रोहिणी मैम आपका रुख करना चाहेंगे। मैम, आप बेसिकली एक होम्योपैथ हैं। होम्योपैथ का क्या नज़रिया है इन सब समस्याओं या प्रॉब्लम्स को लेकर? जी, एक्चुअली होम्योपैथिक का सबसे इम्पॉर्टेंट यहीं पे पार्ट आता है कि हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम कभी भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करते ही नहीं हैं। हम एज ए इंडिविजुअल जो है, जो भी पर्सन होता है उसको एज ए इंडिविजुअल केस मान के हम करते हैं। तो हम जो भी उनके सिम्टम्स होते हैं हम उनको ही मेन अपना जो है केस हिस्ट्री में उनके ऊपर हम पूरा जो है सिम्टम्स को लेते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो सिर्फ ज़रूरी एक डायग्नोस हो जाता है अगर बीमारी का, लेकिन जैसे मेंटल डिजीज़ में बताया कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जैसे कि अभी डॉक्टर मुस्कान ने बताया। कई बार लक्षण होते हैं लेकिन उनको ये नहीं लगता कि मुझे कोई बीमारी है। तो ऐसे मरीज़ अब जब आते हैं तो हम जब उनके मेंटल सिम्टम्स लेते हैं
क्योंकि जो होम्योपैथिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल तो है ही, लेकिन हम मेंटल सिम्टम्स के ऊपर पूरा केस लेते हैं। आपने भी कभी गए होगे तो सुना होगा कि प्यास कितनी लगती है, नींद ठीक आती है, सपने कैसे आते हैं, कह रहे बड़े अजीब है, सपने भी कोई पूछता है। तो लेकिन ऐसा है कि हमारे इसमें यही सब, क्योंकि एक इंडिविजुअल की जो अपनी पर्सनालिटी है, वो क्या सोचता है, उसके क्या इमोशंस हैं, ये सब चीज़ें उसमें बहुत मैटर करती हैं, जो कि उसकी मेंटल स्टेटस के बारे में बताती हैं, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में बताती हैं। तो होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा कारगर करती है। अगर किसी को भी इस तरह से कोई भी मानसिक समस्या है, कुछ उसके विचार हैं, जो उसके बिहेवियर में चेंजेस हैं, या उसके इमोशंस हैं, उसको दूसरों के प्रति कैसा लगता है, तो जो भी उसकी धारणा है, उसके बेस पे जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो हम जड़ तक जाके उसको ठीक करने का प्रयास होम्योपैथी में होप है, यही आप हमारे ऑडियंस को बताना चाह रही हैं। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। हेलो। तो यहीं पे डॉक्टर राजेश, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं, अभी बात हुई आप तीनों डॉक्टर से, हमने नाम लिया स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का। ये 3 वर्ड्स बहुत आम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे शायद एंग्जाइटी हो रही है, पर क्या वाकई हमें इसका मतलब पता है कि क्या हमें एग्जैक्टली स्ट्रेस है, या हम डिप्रेशन में हैं, या हमें एंग्जाइटी हो रही है? तो क्या फ़र्क है तीनों में? कैसे समझा जाए कि कोई एक इंसान स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या एंग्जाइटी में है? एक कॉलर शायद वो वापस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो 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 जी जी हेलो जी जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आ रही है जी, आप थोड़ा सा आवाज़ तेज़ करके बोलिए। जी जी हेलो। हाँ, जी मुंबई से। जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी जी। अपना सवाल पूछिए। मेरी बेटी है 12 साल की। जी जी हाँ, मेरी बेटी है 12 साल की। 12 साल की। जी 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 हाँ जी। 12 साल की बेटी है मेरी। तो उसका ये है कि उसका मन नहीं करता कुछ करने के लिए। ओके। स्कूल नहीं जा रही है वो 6-7 दिन से। बड़ी स्कूल में पढ़ती है, बहुत बड़ी स्कूल में। ओके। और उसका एग्जाम था कल, एग्जाम भी नहीं दिया और डर रही है वो शायद एग्जाम से, या कोई उसको ना ऐसा लगता है ब्रेन वॉश कर रहे हैं फ्रेंड्स। लड़कियां बार बार बोलती है उसको कि आज बहुत ज्यादा पोषण है, बहुत वर्कलोड है और स्टडी बहुत करना है, 2 एग्जाम्स है, ऐसा डराती है कुछ लड़कियां। और कुछ लड़कियां जैसा जो अगर वीक है तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि तुम उसके साथ में रहो मेरी बेटी के, तो वो फिर बाद में उसको बोलती है ये पिक्चर मैंने देखा है, वो पिक्चर देखा है, और अब पिक्चर की तरफ बच्चों ने उसको वो कर दिए और क्लास में जाने के लिए डर रही हो। उसका मन करता है कि कुछ न करूँ मैं, उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। हम बहुत परेशान है, बहुत बड़ी स्कूल में और बहुत होशियार थे। ये साल क्यों डाउन हो गई, ऐसा भी लगता है हम लोगों को कि नजर तो लग गई है, नजर लग गई है उसको, नजर तो लग गई है उसको। बिल्कुल आप जी बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं करता उसका, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। बिल्कुल हम आपका सवाल समझ चुके हैं। डॉक्टर मुस्कान, हम चाहेंगे कि आप जो इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये मुंबई से हैं और आपकी हेल्प चाहती हैं। जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी, लक्षण कितने दिन से आ रहे हैं? बच्ची स्कूल जाने से कब से मना कर रही है? ये 8 दिन से 8 दिन से मना कर रही हैं। अच्छा, तो उसके अलावा उनके दिनचर्या में और कोई बदलाव बच्ची की दिनचर्या में आपने देखा हो? जैसे खाना थोड़ा मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और होमवर्क करने का दिल नहीं करता है। अच्छा, खाना पीना वगैरह खा रही हैं? खाना तो खा रही है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद खाती है। फिर कुछ बोल दो अपन कुछ हो जाए। अच्छा, नींद वगैरह कैसी है उनकी? चिड़चिड़ापन आ गया बिहेवियर में। नींद कैसी है उनकी? नींद ठीक है, 6 घंटे लेती है। ठीक है। बिहेवियर चेंजेस भी हैं, चिड़चिड़ापन है। चिड़चिड़ापन है 8 दिन से। जी, आप जैसा कि बता रही हैं कि काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, फ्रेंड्स भी थे, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसे में सबसे पहले तो आप बच्ची से थोड़ा कारण जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से मना कर रही है।
क्लास में ज्यादा कोई लड़कियां उससे बात नहीं करती, ठीक है। क्लास में लड़कियां उससे बात नहीं करती और होमवर्क मांगते तो फौरन होमवर्क देती है घर से। लेकिन इससे पहले वो स्कूल जा पा रही थी, तो दिक्कत जो मेजर आई है वो 8 दिन से आई है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ये कारण जानने की कि कुछ ऐसा तो नई घटना हुई है बच्ची के साथ, फ्रेंड्स के साथ या स्कूल में। 2 ही दिन गई स्कूल में। 2 ही दिन गई? 2 दिन। अच्छा, 2 ही दिन गई। तो ऐसे में आप ये कर सकती हैं कि बच्चे से और बात कर सकती हैं, उनसे कारण जान सकती हैं, वरना उनको किसी काउंसलर को एक बार इन पर्सन आप जाके दिखा लीजिए। बहुत ज़रूरी है बच्चे के अगर व्यवहार में ऐसा चेंज आ रहा है तो अर्जेंट हेल्प सीख बिल्कुल, जैसा करनी कि डॉक्टर साहब चाहिए। आपको बता रही हैं कि आपको खुद भी बच्ची से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप से और माँ से बढ़ के लड़की के लिए कोई हो नहीं सकता कि आप उससे सारी बातें पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है एक्चुअल में, जो कि डॉक्टर्स भी नहीं निकाल सकते। जी बिल्कुल, और जो मदर होती है वो बहुत एक अच्छी साथी होती है एक डॉटर की। तो माँ से अच्छा बिल्कुल आप अपनी बेटी से पूछे क्या चेंजेस आए इन 8 दिनों में, क्या किस तरह की कोई प्रॉब्लम है वो जानिए, और अगर नहीं आपको सॉल्यूशन मिलता तो ज़रूर आप एक साइकाइट्रिस्ट या एक काउंसलर के पास जाके आप काउंसलिंग लीजिए। तो डॉक्टर सागर, हम यहाँ आपसे जो मैंने आपके से सवाल किया था मैं फिर से दोहराती हूँ। इसमें एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, 12 साल की उम्र है, उस वक्त उस टाइम पे एक फेज़ प्यूबर्टी का आता है। हो सकता है उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मदर डिस्कस कर सकती हैं और इतना घबराने की बात नहीं है, और 8 दिन का ही है, रिसेंट है, तो इतना परेशान, लेकिन उस वक्त में चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, हम सब जानते हैं, तो वो तो नहीं हो रहा कहीं उसकी वजह से, क्योंकि उस सब चीज़ों का हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, उसका प्रभाव मन पे पड़ता है, तो कहीं वो वजह तो नहीं है, या और कोई वो बातचीत के जरिए से ही पता लगेगा। बिल्कुल, आप काउंसलिंग तरीके से बातचीत करके बच्चे से चीजें बाहर निकाली। बिल्कुल, तो यहीं पर ही आप उसका जवाब हम लेना हाँ, चाहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, और अक्सर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और क्योंकि आपने डिफरेंसेस पूछा है, लेकिन ये उसमें कॉमनैलिटी का थ्रेड भी है, क्योंकि बहुत थिन लाइन है, तो लेकिन समझना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस से एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस से डिप्रेशन भी हो सकता है, तो एक कॉमन लिंक भी है। देखिए, स्ट्रेस जो है बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं ये वर्ड, हम तनाव जो वर्ड है जो, और कई बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा उसके बारे में आपको बताया था कि हाउ वन डील्स विद द स्ट्रेस, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। तो स्ट्रेस की जो परिभाषा सिंपल शब्दों में ये कहेंगे कि एनीथिंग वेयर द डिमांड्स आर मोर देन द रिसोर्सेस। ओके, कोई भी हमारे जीवन में बदलाव है या कोई भी स्टिमुलस हुआ है, वो जो डिमांड ज़्यादा है आपकी अपनी रिसोर्सेज से, मिसमैच यहाँ पे है, जहाँ पे मिसमैच है, इम्बैलेंस हो गया है, तो वो एक स्ट्रेस का रूप लेता है। और स्ट्रेस को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारे मानसिक सिम्टम्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, बिकॉज ऑफ एनी लाइफ इवेंट, एनी स्ट्रेस ऑफ द डे टू डे लाइफ। मतलब आपका कोई जीवन में ऐसा चीज़ आई जहाँ पे आपको लगा कि जो है घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, या एक इवेंट हुआ, तो वो एक स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है। उसकी वजह से हमारे शरीर में या मन में जो बदलाव है वो उत्पन्न होते हैं उसकी वजह से। तो स्ट्रेस एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अक्सर ये लगता है कि मैं तो स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ। देखिए, स्ट्रेस तो जीवन है, तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस सिर्फ आदमी के मरने के बाद ही स्ट्रेस खत्म होता है, जीवन है तो स्ट्रेस है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेस से कैसे हमें लड़ना है, कैसे उसको हैंडल करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ आना है और रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, तो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगी, मैं कैसे पहुँचूंगा, मैं कैसे करूँगा। तो वो एक जो स्किल है वो हम जीवन से सीखते हैं, और जिसको और जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और कैसे हमें उस चीज़ से लड़ना है, तो वो स्ट्रेस से हम दूर होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कहना चाह रहे हैं कि हमें आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। और इसी बीच हमारे प्रोग्राम को देखते हुए हमारे एक और ऑडियंस जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार मैडम। जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी मैडम, सवाल पूछिए। 2 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ। जी, मेरे सिर में पेन आ रही है। जी,
आपका डॉक्टर 2 साल से दवाइयाँ खा रही हैं, तो इनके बिहेवियर में चेंज आया है, तो ये जानना चाहते किस चीज़ की दवा खा रही है? आप कौन सी दवाई ले रही हैं मैडम? डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल पूछने, अगर आप लाइन पे हैं तो। रिस्पैरिड। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि आपको कोई मानसिक बीमारी होगी जिसकी वजह से आप ये दवा ले रहे हैं, और ये बताना चाहेंगे कि कुछ दवाइयाँ, हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे बताया इन्होंने कि और भी इससे रिलेटेड दवाइयाँ हैं जिससे वजन बढ़ता है। ये एक प्रकार का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कुछ दवाइयों का, और उसमें बस यही कहेंगे कि अपने डॉक्टर को ये बात बताइए। उसमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी करें रेगुलरली। इसीलिए हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में हम लिखते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये सब भी करना ज़रूरी है, और अपना खान पान जरा बेटर रखें, क्योंकि वजन बढ़ने का को कंट्रोल करने का यही तरीका है, एक तो आपकी एक्टिविटी हो और एक आपने खाने पे कंट्रोल हो। और चूंकि डॉक्टर जो है, अगर आपको लगता है तो आपको चेंज करके दूसरी दवा दे सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अगर बहुत ही ज़्यादा पहले लाइफस्टाइल का अपना में चेंजेस लेकर आए बिल्कुल, और अगर नहीं है तो उसको, लेकिन उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं। और जी भी जो दर्शक देख रहे हैं, दवाइयाँ के बारे में बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हम ये इस दवा से ये होता है या ये साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये मानना चाहिए कि उससे अफेक्ट भी हो रहा है, उससे मरीज़ बेहतर हो रहा है, उससे वो अपना काम कर पाता है, लेकिन छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसको अपने डॉक्टर के कहने से, डिस्कस करने से काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करना। ये चीज़ हमें एक्सपर्ट पे छोड़ देनी चाहिए। और डॉक्टर मक्कड़ आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, जो कॉग्निटिव हेल्थ की अभी जिक्र हुआ था, कॉग्निटिव हेल्थ कहते किसे हैं और इसको हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? जी, तो कॉग्निटिव हेल्थ से मतलब होता है, कॉग्निशन इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट्स एन एंटिटी विच कंप्राइजेज ऑफ मेनी थिंग। कॉग्निशन के अंदर हमारा मेमोरी आ जाती है, हमारा टास्क कंप्लीशन एक्ट आ जाता है, लर्निंग प्रोसेस आ जाता है। सो जो भी कोई भी कार्य जो हम करते हैं, करना सीखते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी किसी चीज़ को याद रखने की, उसको रिकॉल करने की, ये सारा का सारा कुछ हमारा कॉग्निशन के अंदर आ जाता है। आप पूछ रहे हैं कि हम इसको बढ़ाते कैसे हैं, तो जैसे कहा जाता है कि माइंड इज़ ऑल्सो अ मसल, तो अगर हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही माइंड को और कॉग्निशन को इन्हांस करने के लिए भी हमें हमेशा अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहिए। कुछ यहाँ पे एक सवाल उठता है, लोग कहते हैं चैलेंज करिए ब्रेन को। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, एक रूटीन होता है, हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ऑफिस जाएंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे, एक रूटीन सा बना रहता है, तो किस तरह चैलेंज कर सकते हैं अपने ब्रेन को? जी, वेरी गुड क्वेश्चन कि किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी। जो स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि कॉग्निशन, जैसे हम, अगर आप राइट हैंडेड हैं और राइट हैंड से ब्रश कर रहे हैं, तो सम पीपल से कि अगर आप लेफ्ट हैंड से भी ब्रश करना शुरू करेंगे तो आपके ब्रेन में न्यू पाथवेज जनरेट होते हैं, जिसको टर्म देते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, एंड वो भी एक तरह से हमारा कॉग्निशन इन्हांस करती हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, अगर आप घर के लिए एक रास्ते से जा रहे हैं तो आज दूसरे रास्ते से घर के लिए जाना, ऐसा करना। सिंपल जो अखबार में सुडोकू आता है या पजल सॉल्व करना, ये सब सुडोकू इतना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जो तरीके आपने बताया कि आप लेफ्ट हैंड से काम करिए, तो कई लोग उल्टे भी चलते हैं कई। तो कॉग्निशन हमेशा, माइंड इज अ मसल, तो हमें उसको यूज करते रहना है। बिल्कुल, मतलब चैलेंज करते रहना चाहिए अपने माइंड को, ताकि वो और स्ट्रांग बने। यहीं पे डॉक्टर रोहिणी आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक होम्योपैथी फिजिशियन के साथ साथ एक योगा मास्टर भी हैं, तो योग और जो हमारी मेंटल हेल्थ है, हम सभी देख रहे हैं कि आजकल ये माना जाता है कि मेडिटेशन करना या योग करना, ये हमारी जो मेंटल हेल्थ को है ईजी करता है। तो इसी में ही एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं और फिर आपसे पूछते हैं। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना सवाल पूछिए और कहाँ से बोल रही हैं आप, ये बताइए। जी नमस्कार जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। जी, मेरा नाम रमा है। जी रमा जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे को जल्दी एंजाइटी हो जाती है। ओके। जैसे ट्रैफिक जाम है, जल्दी से खुल जाए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं गेट खोलूं और उतर जाऊं। अच्छा, ओके जी। और मैं
मेरे को थोड़ा सा कभी लिफ्ट वगैरह से फोबिया भी हो जाता है। ओके, तो आप रमा जी हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। आप हाउस हूँ। ओके, तो मैं ये चाहती हूँ कि अपना स्टाइल करके रखूँ। ओके जल्दी कभी कभी जल्दी घबराहट भी होने पड़ती है। ओके जी जी। तो डॉक्टर रोहिणी, हम अक्सर ये देखते हैं, हाउसवाइफ्स में भी हम लोग देखते हैं कि ये आती हैं चीज़ें, कभी कभी ये लगता है कि पूरा सर दर्द कर रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, हम सब टेस्ट करवाते हैं, निकलता कुछ नहीं है। तो हम चाहेंगे पहले आप इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें कि हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि इनको एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी इज़ एक्चुअली द अनकंट्रोल स्पीड ऑफ द माइंड, मतलब हर चीज़ को करने की बहुत जल्दी हो जाती है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो पूरा नहीं हो पाता तो दूसरे काम का रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये काम पूरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो फिर एंग्शियसनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं कैसे इतना सारा मैनेज करूँ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे कि योग है, उससे सर्वोत्तम कुछ भी नहीं है, क्योंकि योग आपके जो है ना एक जीवन जीने की शैली है। हम सिर्फ एक आसन के ही पहलू पर ध्यान देते हैं, परंतु इसमें हमारी जो जीवन का पूरा ही जो है, हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो सुबह से लेके शाम तक का एक आपका जो सोने का, उठने का, बैठने का, फिर आप अपने शरीर को इसमें जब साधना शुरू कर देते हो, जो कि यौगिक अभ्यास होते हैं, तो उसमें जो आपका माइंड जो इतना ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि ध्यान, सभी को पता है कि योग में हम ध्यान के ऊपर कितना करते हैं, जो कि माइंड की स्पीड जो इतनी ज़्यादा जो बढ़ रही होती है कि वो इतना ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, उसको कहीं जब हम कंसंट्रेट करके अपने किसी एक पॉइंट पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे हमारा जो है ब्रेन बहुत हद तक कंट्रोल होता है, हमारा मन जो इतना विचलित होता है वो शांत होता है। तो धीरे धीरे ये जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है, और आपका लाइफस्टाइल बहुत चेंज होता है। तो इसमें हम आहार विहार और बाकी जितने भी हमारे जो आसन हैं या प्राणायाम है, क्योंकि जैसे कि सभी को पता है कि जब हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेथ को जब हम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होना स्टार्ट होता है। तो जितने भी एंग्शियसनेस हैं, जो आपके एंग्जाइटी से रिलेटेड जितने भी आपके बॉडी के अंदर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, वो बहुत ही आपको पॉजिटिव जो है इफ़ेक्ट देगा। तो अपने जीवन में आप योग को अपनाइए, क्योंकि योग आपके शरीर और मन दोनों को जोड़ता है। बिल्कुल, योग के बारे में तो हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर भी, हमने विश्व योग दिवस भी मनाया है, और इतना अच्छे से हम लोगों ने पूरी दुनिया भर में इसको प्रचारित किया है। डॉक्टर सागर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अब जैसे जैसे आदमी की आयु बढ़ रही है, मतलब जो पहले जितना जिया करते आप ज़्यादा जी रहे हैं, तो डिमेंशिया की समस्या जो कि मानसिक प्रॉब्लम है बड़ी सामने आ रही है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इसको हम डिले कर सकते हैं? पहला सवाल डॉक्टर साहब ये है। दूसरा, क्या डिप्रेशन और डिमेंशिया में भी आपस में कोई संबंध है? और डॉक्टर साहब, इसमें केयर गिवर को बड़ा स्ट्रेस होता है। जो डिमेंशिया का मरीज़ है वो तो अपने आप में उसको पता नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो केयर गिवर है वो बड़े स्ट्रेस में आए। तो क्योंकि स्ट्रेस का बड़ा जिक्र हो हमारी चर्चा में अभी, इस बारे में डॉक्टर साहब हमें बताएं। बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, जब हम ओल्ड एज की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, हालांकि वक्त होगा तो बच्चों में क्या होती है, अडल्ट्स में क्या होती है, और ओल्ड एज में क्या कॉमन समस्या होती है। ओल्ड एज में अक्सर जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, और इसका ये बात सही है कि उसका कारण ये भी है कि हमारा जो है लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, हमारे हेल्थ के बहुत सारे एडवांसमेंट हो रही है, तो जीवन बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से, क्योंकि एज का जो डिमेंशिया का जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है इंक्रीजिंग एज। जितना आप एज के ज़्यादा आते हैं उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क होता रहता है, पहली बात तो। लेकिन उसके जो लक्षण हैं वो यही हैं मुख्यतः, क्योंकि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो कम होते जाते हैं, ब्रेन में चेंजेस होते हैं, तो उसी के वजह से मेनली जो सिम्टम्स हैं वो कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है कि उसको भूलने की समस्या होने लगती है, या उसकी जजमेंट ख़राब हो जाती है, और उसके साथ बहुत सारे बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं, मानसिक सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसा भी अमूमन देखा कि सोसाइटी में जो एकदम ऊंचे पायदान पे हैं वो एकदम बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें जो सारे लक्षण हैं, क्योंकि ये सारे हो सकते हैं, अलग अलग किस्म के लक्षण, क्योंकि अल्टीमेटली सारे, मैंने जैसे पहले बताया
कि जो हमारा जो बिहेवियर है या इवन जो हमने डिस्कस किया थिंकिंग या हमारा जो मन के सिम्टम, अल्टीमेटली जो कंट्रोल होता है ब्रेन के साथ होता है। अगर ब्रेन में ही चेंजेस हो रहे हैं या ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। इवन कॉग्निशन की जो बात करते हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी, इन सब पे उसका अफेक्ट होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपने बताया कि डिप्रेशन और डिमेंशिया में क्या फ़र्क है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर उसको लगता है कि मैं भूलने लगा हूँ तो ये ना समझें कि एकदम कि मुझे डिमेंशिया हो गया है। ये एक गलत धारणा है, क्योंकि जो है सिर्फ भूलने का मतलब ये नहीं है कि उसको डिमेंशिया हो गया है। डिमेंशिया को डायग्नोस करने के लिए उसको भूलने के अलावा और भी सिम्टम्स होने चाहिए। ये एक सिंड्रोमल डायग्नोसिस है, एक सिम्टम के बेस पे डायग्नोसिस नहीं बनता है। अक्सर ये होता है कि हो सकता है कि उसको डिप्रेशन हो और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट दे देते हैं, और वो व्यक्ति, क्योंकि डिप्रेशन के मरीज में भी ओल्ड एज में इस तरह की भूलने की समस्या हो सकती है, एंजाइटी की वजह से हो सकती है, और भी जो रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति आया है भूलने की प्रॉब्लम को लेकर, मगर उसको डिप्रेशन निकला और डिप्रेशन का इलाज किया और बिल्कुल ठीक हो गया पूरी तरह से। तो इसीलिए संबंध, जिसको कभी कभी हम सूडो डिमेंशिया भी बोलते हैं कि फॉल्स डिमेंशिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ओल्ड एज में अगर समस्या हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और एकदम ये ना सोचें कि इसको एकदम ही डिमेंशिया हो सकता है, क्योंकि डिमेंशिया का ओवरऑल प्रेवलेंस उतना ज़्यादा नहीं है। आप कह सकते हैं 3 से 4% हो सकता है लोगों में, इतना नहीं होता। लेकिन उसके साथ जो समस्या है जैसे डिप्रेशन है वो कॉमन है, केयर गिवर वाला एस्पेक्ट। और ये बिल्कुल सही कहा, और ये अक्सर हम कहते हैं, और मैं अपनी क्लिनिक में हमेशा ये कहता हूँ कि सक्सेस ऑफ ए ट्रीटमेंट एक्चुअली लाइज विद हाउ द एफिशिएंट द कॉम्पिटेंट द केयर गिवर इज। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, केयर गिवर बर्डन। कहने का मतलब, जैसे आपने एग्जांपल लिया डिमेंशिया का, या डिमेंशिया अगर व्यक्ति घर में है, लेकिन जो उसका देखभाल कर रहा है, जो केयर गिवर है, उसके घर में उसके स्पाउस हैं या उनके बच्चे हैं, तो उनके ऊपर बर्डन बहुत होता है। उनको कभी कभी बर्नआउट भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनकी देखभाल करनी होती है। आजकल जो लोग अफोर्ड करते हैं वो घर में एक्स्ट्रा पर्सन भी रख लेते हैं, नर्स रख लेते हैं, क्योंकि उनका काम बहुत होता है। क्योंकि ये मानिए कि जो व्यक्ति जो अपना कार्य डे टू डे नहीं कर सकता, जैसे खाना खाना या बाथरूम जाना, तो उसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है, और आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है उसको दवाइयाँ देना। तो ये जो केयर गिवर बर्डन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कभी कभी उनको डिप्रेशन भी हो सकता है, बीमार, तो उसका भी उनको समझना चाहिए फैमिली को, और इसके बारे में पूरा ध्यान देना चाहिए। और सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट एक्चुअली अगेन लाइज विद हाउ एफिशिएंट और हाउ वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ द केयर गिवर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने डिमेंशिया और उसमें हमें बताया कि क्या डिफरेंस है। यहीं पे डॉक्टर मुस्कान, हम आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आजकल हम जानते हैं कि सबकी लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली हो रही है, और जब लास्ट में सारा दिन का काम करके जब इंसान घर आता है तो उसे लगता है कि हम कुछ ऐसा एक सब्सटेंस एडिशन कर लें अपने उसमें, जिससे कि ये हो कि हमारा स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो जाए, फिर वो चाहे अल्कोहल हो चाहे वो स्मोकिंग हो। तो लोग जो है इसकी तरफ अपने आप को आजकल ज़्यादा डाइवर्ट करें कि हमें इजी लगता है, हम जब थोड़ा सा ले लेते हैं तो हमें लगता है हमारा दिमाग शांत हो गया है। तो ये कितना मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है? जी रतिका, जैसे आपने पूछा कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, हर किसी को लगता है कि हमें रिलैक्स करना है तो हम कुछ सब्सटेंस ले लें। तो देखिए, रिलैक्सेशन के लिए जो हमारे ब्रेन में हार्मोन मेनली रिलीज होता है वो होता है डोपामिन, और उस हार्मोन को ही जो हम यूजुअली लोग अल्कोहल ले लिया या स्मोक कर लिया तो वो डोपामिन हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डोपामिन बर्स्ट। इंसान को एकदम से लगता है कि दैट फीलिंग ऑफ कामनेस, एंजाइटी चली गई, इंसान एक रिलैक्स स्टेट में आ गया। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो जो इंस्टेंट डोपामिन रश हमारे ब्रेन में आया, बोलेंगे या बर्स्ट बोलेंगे? बर्स्ट, दैट इज डोपामिन बर्स्ट। मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत इजीली ले लिया हमने, फास्ट फूड खा लिया, हाई शुगर
कंटेंट वाला कुछ भी डाइट ले ली, अल्कोहल ले लिया, कोई और सब्सटेंस ले लिया, तो डोपामिन बर्स्ट हुआ, वो एकदम से हाई आया एंड वो एकदम से लो आया। तो वो जो लो आया वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उस लो को फिर से न्यूट्रल पे लाने के लिए हम और सब्सटेंस लेंगे, सो दैट गेट्स यू इनटू अ पैटर्न ऑफ एडिक्शन। ओके, सो हमारे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं फॉलिंग प्रे टू एडिक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस। वो कभी कभी हैबिट कहते हैं ना, कभी कभी लेते लेते वो एक आदत में ही आ जाता है, आदत फॉर्म। तो इससे हटके हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपने बोला कि डोपामिन बर्स्ट है, हमें अपने ब्रेन में डोपामिन बर्स्ट नहीं, डोपामिन बिल्डअप करना है। मतलब हमें अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है, डेफिनेटली रिलैक्स करना है। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन्स इन योर ब्रेन। यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, आप एक कोल्ड या हॉट शावर ले सकते हैं, आप रिलैक्स कर सकते हैं। यू कैन लिसन टू काम म्यूजिक, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, ये कर सकते हैं आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंटल हेल्थ का। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल। और यहीं पर हम चाहेंगे कि एक मैसेज भी आप ऐड करें कि किस तरह से जो है इसका हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से इससे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं इस मेंटल प्रॉब्लम से। मेंटल प्रॉब्लम जैसा कि बात हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हमें करनी है। वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल ऑफ आवर थॉट्स। हमेशा हमें अपना थॉट प्रोसेस जर्नल करना है, अपनी एक छोटी सी डायरी मेंटेन कीजिए। आपके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे अपने दिल की बात करिए। उनसे बात करेंगे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। डायरी में अपने थॉट्स नोट डाउन कीजिए। रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि कोई भी 5 चीज़ें आपको ऐसी लेनी है जिसके लिए आप अपने भगवान या अल्लाह को शुक्रिया करना चाहते हैं कि थैंक गॉड मेरे पास ये चीज़ें हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो उससे हमारा मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रोहिणी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही एक कारगर जो है ये उपाय है, क्योंकि ये आपके मन को बहुत ही शांत बनाता है। जितने भी आपके मानसिक तनाव है ये उनको दूर करता है। आप देखेंगे धीरे धीरे कि आप अगर जीवन में उतारते हो तो एकदम से नहीं, जैसे आपके व्यवहार में बहुत बदलाव होगा। जैसे कि अभी बताया था कि डॉक्टर मुस्कान ने कि जो भी रात को आप अपनी 5 बातें आप करिए, तो योग निद्रा अपने जीवन में उतार लीजिए, तो जैसे भी आपको अपने मन को शांत करना होगा, इसको बहुत ही प्रभावकारी है। कर्म योग को कि आप जो भी काम करें बिना किसी फल की इच्छा से करें, जैसे कि वो बहुत ही है। तो आप देखेंगे कि आप जीवन में जब दूसरों के प्रति जो भी काम कर रहे हैं बिना किसी की रिजल्ट की चाह के, तो ये आपको एक बहुत ही पॉजिटिविटी देगा कि आपको ये एक सामाजिक तौर पर भी आपको जो एक बहुत सक्षम बनाता है, जिससे कि आपका मानसिक जो तनाव है, जो सिर्फ आप अपनी अपनी सोचते हैं, वो दूर करेगा। और वसुधैव कुटुंब की जो हम बात करते हैं कि सारा ही जो पृथ्वी, सारा ही संसार मेरे परिवार की तरह है, जब आप वहाँ पर अब दूसरों को अपना समझने लग जाएंगे, तो जितने भी आपके मानसिक तनाव हैं या जितने भी आप बात करते हैं कि मैं इस भावना से ग्रसित हूँ, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे सभी दूर। योग निद्रा का बड़ा अच्छे से आपने बताया, योग निद्रा का बड़ा महत्व है। कभी हो सकता है हम आगे इस पर प्रोग्राम भी करें। डॉक्टर सागर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, बाकी सब हमारे स्टीम पैनलिस्ट ने मरीज़ के बारे में बताया। मैं समाज को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको स्टिग्मेटाइज ना करें, उनको ठुकराएं ना, उनको हेल्पिंग हैंड दें, अपना कंधा दें, और टैबू ना बातचीत, उनसे बातचीत करें। उनको ये जो भ्रम है, वो गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं, इस तरह की सोच को ना रखें। और उनको एक हेल्पिंग हैंड देने से आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। और एक मैसेज बस ये देना चाहूँ, द वे वी टेक केयर ऑफ द फिजिकल हेल्थ, सिमिलरली वी हैव टू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग करते यूं हैं कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को छुपा के रखते हैं चीज़ों को। वो छुपाने की नहीं, उनको जाहिर करके एक विशेषज्ञ, एक्सपर्ट से राय लेने की जरूरत है।
बिल्कुल, ज़िंदगी में मुश्किलें तो बहुत सारी आएंगी, पर घबराना बिल्कुल नहीं है, खुश रहना है और खुल के जीना है। और प्रोग्राम अब हमारा ख़त्म होने को आया, तो एक बार हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो भी उन्होंने हिदायतें दी हैं, उसका एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि फ़िज़िकल हेल्थ जितनी इम्पॉर्टेंट है, उतनी मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए ज़रूरी है, तो दोनों का ख्याल रखें। दूसरी बात, अगर आप किसी तरह की कोई मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं या अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं आपको किस तरह का रिजल्ट मिल रहा, तो हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, आप उनसे बात कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए और वो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन बताएंगे। और जैसे डॉक्टर रोहिणी ने बताया, एक्सरसाइज, डाइट, योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और एक हेल्दी लाइफ और एक हैप्पी लाइफ जी। डॉक्टर मक्कड़ कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक लाइन में मैडम आप बोलिए। जी, हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, टेलीमानस करके। टेलीमानस एक हेल्पलाइन, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जिसपे आप कभी भी कॉल करके, अगर आपके मन में कुछ भी ऐसे विचार आ रहे हैं जिनको आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप टेलीमानस हेल्पलाइन, जिसका नंबर आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एंड साइकोलॉजिस्ट की हमेशा हेल्प ले सकते हैं, किसी भी टाइम। 24/7 टेलीमानस अवेलेबल है जी। बिल्कुल, आप सर्च कर सकते हैं टेलीमानस और इसका आप नंबर सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आए और आपने मेंटल हेल्थ पे हम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drdidyurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है डीडी उर्दू जी। और इससे पहले कि मैं रतिका मेहरा और आदित्य कुमार आपसे इजाज़त लें, आप सभी को दूरदर्शन परिवार की तरफ से और हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको जो है, हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ, और तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। जिंदगी में जल्द कामयाबी हासिल करने की दौड़ में हम जहनी दबाव में मुब्तला हो जाते हैं। डिप्रेशन, बेचैनी, जहनी इंतशार या इंतहाई सुस्ती, उलझन कुछ जहनी परेशानियां हैं। जहनी सुकून के लिए अच्छी ग़िज़ा, सेहतमंद तर्ज जिंदगी, हल्की वर्जिश और सैर लाजमी है। दोस्तों से राब्ता और मुलाकात भी जहन को सुकून बख्शते हैं। भरपूर नींद, मौसीकी से लुत्फानंदोज होना और अपनी पसंद का कोई भी काम करना भी ज़हनी आसूदगी देता है। अगर ज़हनी परेशानी ज्यादा महसूस हो तो फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए।